रक्त झरे मोती बनकर, यही मन की अभिलाषा है। जिस भाषा का मौन भी सुंदर, वह मेरी प्रिय भाषा है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ रजनी सेन और मेरे साथ आज चलेंगे आप रंग तरंग में कला परिक्रमा पर, जो आपको जोड़ेगी हुनर की दुनिया से, प्रतिभा की दुनिया से। शब्दों के लिए किसी ने कहा है कि जिसने मौन की भाषा समझ ली, उसने प्रकृति की भाषा को समझ लिया, और जिसने कुदरत का हाथ पकड़ लिया, फिर उसे किसी और बोली की जरूरत नहीं पड़ती। और यही बोली सुनाई दे रही है इस आदि महोत्सव में, जहां सजा है जनजातीय संस्कृति का सुंदर इंद्रधनुष। तो आइए आज इस आदि महोत्सव के रंग तो देखेंगे ही, साथ ही कला की दुनिया से कुछ नायाब कहानियां आपको प्रेरित भी करेंगी। आगाज करते हैं रंग तरंग की एक नई कला परिक्रमा का। हमारी जनजातीय संस्कृति, जिसकी जड़ें प्रकृति के भीतर गहरी है और हौसले शिखर को छूते हैं, तभी तो इसी संस्कृति ने बिरसा मुंडा जैसे आज़ादी के नायक दिए, तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी जननायक जो देश की सेवा में जुटी हैं। आदिवासी कलाकारों ने भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जनजातीय कला की सुर भी बिखेरी है, फिर वो चाहे तीजन बाई हो, भूरी बाई या जनगण मन श्याम। तो आइए आदि महोत्सव में ये कलाकार अपने साथ क्या कुछ खास लेकर आए हैं, जनजातीय संस्कृति के कौन से रंग बिखेर रहे हैं, आपको दिखाते हैं आदि महोत्सव की झलकियों में। भारत की जनजातीय संस्कृति विहंगम, अप्रतिम, अद्भुत, प्रकृति के सानिध्य में फलती फूलती और सुंदर परंपराओं के रंग खुद में समेटे हुए। इसी जनजातीय संस्कृति के रंग नजर आ रहे हैं आदि महोत्सव 2024 में। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम में चल रहे आदि महोत्सव में भारत के सभी प्रांतों के जनजातीय कलाकार अपनी संस्कृति और कला के रंग बिखेर रहे हैं। सुंदर वस्त्र परिधान हो, मूर्तिकला, बांस से बना सामान, आभूषण, गहने या फिर खाने पीने के व्यंजन, सब कुछ दिल लुभा लेने वाला है। आदिवासी कलाकार यहाँ उन कलाओं के रंग भी बिखेर रहे हैं जो अक्सर कला प्रेमियों की नजरों से ओझल रह जाती हैं। इस मेले में मोटे अनाज यानी मिलेट से बने व्यंजन भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। मिलेट से बने स्नैक्स हो या पूरी की पूरी मिलेट थाली, सभी को स्वाद और सेहत से। सीधे लिए चलते हैं अब आपको भारत मंडपम, जहां भाजपा की प्रेस वार्ता चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और माननीय गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक की शुरुआत हुई है। बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना उद्घाटन भाषण दिया है, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिला है। आज की जो हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक हुई है, उसके बारे में उनके तमाम चीजों से अवगत कराने के लिए हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी हैं। मेरा विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि बैठक के बारे में तमाम जानकारी आप लोगों के साथ साझा करें। आदरणीय विनोद तावड़े जी। नमस्कार। मेरे सहयोगी अनिल बलूनी जी, संजय मयूर जी और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आज के पदाधिकारी बैठक में सभी उपस्थित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। इसमें भाजपा 370 ये मात्र आंकड़ा नहीं है,
तो इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इसलिए इसको आंकड़े के तौर पर न लेते हुए डॉक्टर मुखर्जी जी को बलिदान जो हुआ है उसको श्रद्धांजलि देनी है और इस ऊर्जा से हर कार्यकर्ता काम पर लगे। यह आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को किया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो सीटें लड़ रही है उसमें भाजपा जो सीटें लड़ेगी उसके उम्मीदवार आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए और उम्मीदवार है कमल का फूल। प्रक्रिया चयन तो चलता रहेगा लेकिन कार्यकर्ताओं को कमल का फूल जिताने के लिए आने वाले 100 दिनों का हर कार्यकर्ता कमर कसकर काम पर लगे। उसमें लाभार्थियों का केंद्र सरकार की योजना से अलग अलग राज्यों में जहां भाजपा सरकार है उन सरकार की योजनाओं से जिन लोगों को लाभ हुए ऐसे लाभार्थियों का संपर्क का अभियान 25 फरवरी से हम देश भर में शुरू करें। भाजपा का कार्यकर्ता आने वाले 100 दिन सीधे बूथ पर काम करे और बूथ पर पिछले चुनाव में जो वोट मिले उससे 370 वोट ज्यादा कैसे मिले हर बूथ पर इसका नियोजन करे। युवा मतदाता में फर्स्ट टाइम जो वोटर है उस फर्स्ट टाइम वोटर को 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद जो भारत बदला हुआ है जो समझने पर वो अभिमान कर रहा है, गौरव कर रहा है। तो ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर के पास भाजपा का कार्यकर्ता पूरी ताकत से पहुंचे। जो महिला वोटर है वो हमारे लिए सिर्फ वोटर नहीं है। तो जिस प्रकार का काम पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने किया है वो देखते हुए ये माता बहनों का आशीर्वाद हमको इस चुनाव में प्राप्त करना है और इसके लिए हम ज्यादा सक्रिय रहे, ये भी आग्रह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा। पिछले 10 साल का केंद्र सरकार का कामकाज और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी संवैधानिक पद पर आए हुए 23 साल हुए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। ऐसे भ्रष्टाचार मुक्त, आरोप मुक्त, विकास के आधारित जो हमने सफलता पाई है वो हम मतदाताओं के पास, सामान्य व्यक्ति के पास बात पहुंचाए कि 23 साल के कार्यकाल में इस देश में कोई भी ऐसी सरकार या संवैधानिक पद की व्यक्ति नहीं रही कि जिस पर कुछ आरोप हुए, लेकिन ये पहला समय है कि ऐसे आरोप मुक्त और विकास के आधार पर विकास युक्त ये सरकार, ये कार्यकाल रहा। ये जनता के पास ले जाने का आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने ये भी आग्रह से कहा कि विपक्ष
इस चुनाव में तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दाओं को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है, उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा। हमारा मतदाता तक पहुंचने का एकमात्र टारगेट विकास के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर देश को दुनिया में गौरव के स्थान पर ले जाने के आधार पर हम जनता के पास जाए और आने वाले चुनाव में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ये भी आग्रह से हम सबको संबोधित करते समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये 10 साल की विकास यात्रा एक अभूतपूर्व यात्रा रही, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ इस यात्रा में हम सम्मिलित हुए। इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो मोदी जी ने कहा उसको शब्दशः सत्य में लाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता देश में जमीन पर जुटे। गरीब, युवा, किसान और महिला, इसको लेकर जो इस मोदी सरकार के द्वारा काम हुए वो जनता तक ले जाने में पार्टी का कार्यकर्ता सफल हुआ। लगभग गांव चलो अभियान में 7.5 लाख से अधिक गांव तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने में सफल हुई। कुल देश में 10,46,000 तक के बूथ है, पोलिंग बूथ, जहां 1,000 वोटर होता है। इसमें से 8.5 लाख बूथों तक पहुंचने में सफलता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हासिल की है। इसका भी जिक्र आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी ने किया। लोकसभा प्रवास योजना में पिछले बार हारे 161 लोकसभा जो निकाली थी, उसमें 430 प्रवास केंद्रीय मंत्रियों के हुए, मतलब लगभग एक लोकसभा में 3 प्रवास हुए। लगातार जो 1.5 साल का लोकसभा प्रवास योजना चली, उसका नतीजा ये होगा कि इस 161 सीटों में से काफी सीटें जीतने में इस बार हम कामयाब रहेंगे और कार्यकर्ता ने मेहनत के साथ ये कामयाबी हासिल करने का प्रयास किया है। साथ ही महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ संपर्क है, इसका भी एक संपर्क का अभियान पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से आने वाले दिनों में और बड़ी मात्रा में चलाया जाएगा और इसके द्वारा समाज के एक बड़े तबके तक मोदी सरकार के विकास की, गरीब के कल्याण की उपलब्धियों की जानकारी उन तक पहुंचाने में कार्यकर्ता सफल रहेंगे। आने वाले 100 दिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा व्यक्त की है कि भाजपा का कार्यकर्ता बूथ पर सीधे टारगेट करते हुए वहां के मतदाता तक, आम व्यक्ति तक विकास के बातों को लेकर पहुंचने में सफल होंगे, ये विश्वास आदरणीय अध्यक्ष जी ने व्यक्त किया। आज दोपहर को 3 बजे राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होगा। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री
राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष ध्वजारोहण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उसके बाद सभागार में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा। आज एक प्रस्ताव इस अधिवेशन में रखा जाएगा जिस पर कार्यकर्ता चर्चा भी करेंगे। विकसित भारत, मोदी गारंटी, फिर एक बार मोदी सरकार, ऐसे कार्यक्रम आज कल आगे चलते रहेंगे जिसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। हमारे यहां से कहने जैसी इतनी बातें थी। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी थोड़ी देर बाद अभी झंडा तोलन का कार्यक्रम है। हमने सभी जो हमारे पत्रकार साथी है, जितने मीडिया के साथी हैं, उनके लिए अंदर हॉल में भी बैठने की व्यवस्था की है। साथ ही जितने कैमरा पर्सन्स हैं उनके लिए भी झंडा तोलन के समय पर व्यवस्था है। कुछ ही समय में वो होने वाला है। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग आने वाले समय पर अपना अपना कृपया स्थान ले लिया जाए। और क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस भी है तो आप सबसे आग्रह है कि वहां पर जाके अपना स्थान कृपया ले लें। तो आप देख रहे थे भारत मंडपम से भाजपा की प्रेस वार्ता, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये बता रहे थे कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का मंत्र दिया है। और प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 370 का जो आंकड़ा रखा गया है वो महज आंकड़ा नहीं है, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में ये बताया है कि अगले 100 दिन जो कार्यकर्ताओं को कमर कसकर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को साथ कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि महिलाओं और बहनों का आशीर्वाद भी इस 100 दिन के जो कार्यकर्ता का काम करेंगे उसमें ये लिया जाएगा। साथ ही विनोद तावड़े ने बताया कि आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ है भाजपा का भारत मंडपम में, ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है जो दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्बोधन होगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि एक प्रस्ताव रखा जाएगा जिस प्रस्ताव का नाम रखा गया है विकसित भारत, मोदी गारंटी, मोदी सरकार एक बार फिर। उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में कि विपक्ष जो है इस बार जो है तू मैं की राजनीति करेगा, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को इसके इतर उनको विकास के काम करना है। उन्होंने बताया जिस तरीके से पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने आरोप मुक्त काम किया है और विकास युक्त काम किया है, उसको लेकर आगे बढ़ना है और भारत को विकास की गाथा को आगे बढ़ाना है और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में मंत्र दिया है कि सभी को अगले 100 दिन कमर कस लेनी चाहिए। तो अभी जो भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसको संबोधन दे रहे थे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, जो लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि अगले 2 दिन किस तरीके से भाजपा का ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन चलने वाला है वो किस तरीके से रहेगा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जीत का मंत्र दिया है और ये कहा है कि 370 महज सिर्फ आंकड़ा नहीं है, इसके लिए अगले 100 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को लगातार काम करना होगा, कमर कसनी होगी और साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर से मिलना होगा, महिलाओं और बहनों से आशीर्वाद लेना होगा और आगे विकास के काम पर काम करना होगा और गरीब कल्याण के लिए जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार प्रयासरत रही है उन सभी उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाना होगा, ये संदेश पहुंचाना होगा जिसमें पिछले 10 साल का कार्यकाल जो आरोप मुक्त रहा है और विकास युक्त रहा है, इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाना है और अगले 100 दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अभी बुलेटिन में ये चल रहा है जिसमें हम लगातार ये बता रहे हैं कि भारत मंडपम में किस तरीके से भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जिसमें आज दोपहर 3 बजे के बाद एक प्रस्ताव रखा जाएगा और इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि उसका जो नाम दिया गया है वो रखा गया है विकसित भारत, मोदी गारंटी, मोदी सरकार एक बार फिर। और मोदी की सरकार एक बार फिर इस नारे के साथ मोदी सरकार आगे चल रही है और हमेशा ये प्रयासरत रही है कि कैसे सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। तो अभी आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम की ओर।
तो इस वक्त रंग तरंग में हम मौजूद हैं आदि महोत्सव 2024 में, जहां जनजातीय कलाकारों की कला दृष्टि आप तक पहुंच रही है। वैसे कलाकार हर चीज़ को एक नए नज़रिए से देखता है। जैसे किसी ने कहा है कि जो तुम्हारे लिए केवल एक शजर है, वो किसी परिंदे के लिए एक मुकम्मल घर है। और अगर हमारी संस्कृति के शजर, हमारी संस्कृति के वट वृक्ष की बात करें, तो कलाकारों की तपस्या से उसकी जड़ें निरंतर गहरी होती जा रही हैं और वो शिखर को छू रहा है। ऐसे ही मूर्धन्य कलाकारों का पिछले दिनों त्रिवेणी कला संगम में सम्मान हुआ, जहां उन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं ये बात भी फिर से साबित हुई कि हमारी संस्कृति की विरासत कितनी समृद्ध है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का त्रिवेणी सभागार शास्त्रीय संगीत की धुनों से उस वक्त गूंज उठा कि जब यहाँ इस संगीत को सहज रहे सुप्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ पेश की। मौका था उत्सव 2024 का, जिसका आयोजन स्पीक मैक ट्रस्ट द्वारा किया गया। इन कलाकारों ने अपनी संगीतमय प्रस्तुति से ऐसा अद्भुत वातावरण बनाया कि दर्शक इस संगीत के सागर में खो गए। स्पीक मैक ट्रस्ट भारतीय कला एवं संस्कृति की विरासत को सहेजने और देश के युवाओं को इससे परिचय करवाने के साथ ही उन्हें अपनी इस समृद्ध विरासत पर गर्व कराने के लिए समर्पित है और लगातार इस पर काम कर रही है। भारत की जो अपनी एंशिएंट परंपरा है, म्यूजिक, कल्चर, आर्ट, डांस, उसको भारत के डोएंस के साथ, लिविंग लेजेंड के साथ यंगर जनरेशन्स का इंटरफेस करवाएं, ताकि इसकी भारत की यह विरासत, जो अनमोल विरासत है, उसका सर्कुलेशन सतत होता रहे और अपने हिसाब से ऑटोमेशन में होता रहे। नए लोग जुड़े, नए बच्चे जुड़े, मिडिल एज के, जैसे कि आप परफॉर्मर्स के नाम में भी देख रहे होंगे कि 40 और 50 के एज ग्रुप के लोग हैं जो आज परफॉर्म कर रहे हैं। म्यूजिक को, अपने संगीत को करते रहने के साथ साथ अगर हम लोग समाज की तरफ का मतलब है जो आर्टिस्ट है समाज में, उनके लिए भी अगर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें तो हम लोग भी पे बैक कर रहे हैं अपने समाज को। इस गरिमामयी संध्या में सुप्रसिद्ध ग्वालियर घराने के ध्रुपद गायक पंडित विद्याधर व्यास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सितंबर 1944 को नारायण राव व्यास के घर जन्मे पंडित विद्याधर व्यास ने संगीत में पीएचडी की है। वे पुलस्कर शैली के गायक हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान सहित अनेक पुरस्कार व सम्मान मिल चुके हैं। शास्त्रीय संगीत हर किसी चीज का शास्त्र होता ही है, लेकिन हमारा रोज रागदारी संगीत जो है, जिसके मूल में राग और राग के साथ ताल, क्योंकि सारी संगीत जो है वो स्वर और लय है। संगीत का मतलब ही स्वर और लय, और स्वर और लय की रचना जो होती है उससे हम संगीत कहते हैं। और जो राग और ताल मतलब स्वरों का राग और लय से ताल, ये जो है ये हमारा भारतीय संगीत है जो हमारी सभी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और ये उसकी मैं कहता हूँ कि उसकी शक्ति बड़ी असीमित है। हमारे जीवन के हर पहलू को वो स्पर्श करता है, उस पर असर करता है। प्रोग्राम में आए मुख्य अतिथियों ने भी भारतीय संगीत को बढ़ावा देने की पहल को सराहा। शास्त्रीय संगीत का एक अद्भुत नमूना आज सुनने को मिला। निश्चित रूप से बहुत
मेडिटेटिव है, इनलाइटिंग है और बहुत सुकून से भरा है। और मैं समझता हूँ इस भागदौड़ की ज़िंदगी में शास्त्रीय संगीत सुनना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है और मैं संगीत को तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक रिलैक्स करने के लिए चीज़ होती है, प्लस एक साधना है, एक तपस्या है। और मैं पंडित विद्याधर व्यास जी को बधाई देना चाहूँगा। लयबद्ध और मधुर संगीत में सजी ये महफिल मी पैक ट्रस्ट के प्रयासों को सराहती नजर आई। यूं तो संगीत के कई रूप हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत में वो ताकत होती है जो हमारी आत्मा को छूता है। प्राचीन काल से चला रहा ये शास्त्रीय संगीत हमारी भारतीय संस्कृति को खुशहाल और समृद्ध करने में अहम योगदान अदा कर रहा है। कैमरामैन महेश कुमार के साथ मैं साइमा खान, रंग तरंग के लिए। तो आज कलाओं के सफर पर हम निकले हैं आदि महोत्सव में, जहां जनजातीय संस्कृति के रंग आप तक पहुंच रहे हैं। हमारे लोक कलाकार, हमारे आदिवासी कलाकार अपनी कलाओं के भीतर प्रकृति को सहेजे हैं। साथ ही वे उन पारंपरिक कलाओं को, उन प्राचीन कलाओं को बचा कर रखे हुए हैं, जो अगर लुप्त हो जाएं तो संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिट जाएगा। एक ऐसा ही गांव है तिलोनिया गांव, जहां राजस्थान की कलाएं सहेजी जा रही हैं और वहां के कारीगर और कलाकार अपनी कलाओं को पिछले दिनों दिल्ली लेकर आए, जिसे दर्शकों की, खरीदारों की भरपूर सराहना मिली। तो आइए तिलोनिया गांव के कलाकारों से आपको मिलवाते हैं, उनकी कला से आपको मिलवाते हैं अगली कहानी में। राजस्थान, धरती कलाओं और परंपराओं की। इसी धरती की कला का इंद्रधनुष पिछले दिनों सजा दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आयोजित हुए तिलोनिया हस्तकला बाजार में। यहाँ राजस्थान के तिलोनिया गांव के हस्तशिल्प कारीगर और हैंड ब्लॉक प्रिंट कलाकार अपनी सुंदर कलाकृतियां लेकर आए। यहाँ आकर्षक परिधान हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, कठपुतली का खेल है, द्वार तोरण और खिलौने भी। सभी कुछ यहाँ आने वाले खरीदारों को खूब पसंद आया। वहीं कारीगर और व्यवसायी भी खरीदारों की प्रतिक्रिया से उत्साहित दिखे। गारमेंट्स में लेके आए हैं, कुर्ते हैं, ट्राउजर है, स्कर्ट है, जैकेट है, प्लाजो है, रिप राउंड स्कर्ट है, साड़ी है। राजस्थान के एक कलाकार यहाँ लकड़ी के ऐसे खिलौने लेकर आए जिनके माध्यम से बच्चे गणित और विज्ञान के सिद्धांत खेल खेल में समझ सकते हैं। साथ ही उनके भीतर इन कठिन विषयों के प्रति डर को भी ये खिलौने खत्म कर सकते हैं। लकड़ी के जो इतने सामान आप देख रहे हैं, ये टीचिंग एड्स हैं और ये सारे एजुकेशनल टॉयज बनाने वाले जो आसपास के फिजिकली यूथ होते हैं उनको हम तिलोनिया में लाते हैं और वहाँ लाके उनका एक वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान जो सामान बनता है उसको हम हमारे जो नाइट स्कूल वगैरह चलते थे उसमें देते थे। अभी ये सारा सामान हम गवर्नमेंट स्कूल वाले सब खरीद रहे हैं। टीचिंग एड्स में जैसे मैथ्स को बच्चे थोड़ा मुश्किल मानते हैं कि मैथ के पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो मैथ के लिए हमने जैसे म्यूजिकल ये वाले जैसे गेम है, ये एक गेम बनाया, तो इसको मैथ मैजिक गेम बोलते हैं और ये आसानी से बच्चे इससे मैथ मैजिक सीख सकते हैं। इस हस्तकला मेले में खरीदारों को अपनी पसंद का सामान मिल रहा था, तो वहीं राजस्थान के ग्रामीण कलाकारों को बढ़ावा देने की संतुष्टि का भाव भी यहाँ दिखा। जो ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं बेल तोता, ये गांव के दस्तकार बनाते हैं, जो कि ये हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है 75 से। इससे एक ये पता पड़ता है कि जो महिलाएं खेतों में जाती है तो वो जब पालने में महिलाओं बच्चों को सुला देती है और वो अपना खेती कर लेती है, इसके हिसाब से इसका नाम बेल तोता पड़ा है। जैसे ये होता है बेल, तो बेल ये बकरियों के उनके गलों में वो लगाई जाती है, इसलिए इसका नाम बेल तोता पड़ा है। पिछले कई सालों में राजस्थान का तिलोनिया गांव कला का गढ़ बनकर उभरा है और आज गांव की गलियों से निकलकर ये कला देश की राजधानी तक पहुंच गई है। तिलोनिया
1972 से ये संस्था काम कर रही है, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। वहाँ पर पीने के पानी, क्योंकि राजस्थान में है तो पीने के पानी के लिए काम हुआ। उसके बाद में हम हेल्थ पे काम किए, हमने बैरफुट हेल्थ वर्कर्स ट्रेन करके गांव में छोड़े ताकि गांव में बेटर हेल्थ सिचुएशन कैसे बने। उसके बाद हम एजुकेशन में हमने काम किया। राजस्थान के एक कलाकार ने तो गीत गाकर इस अनोखे गांव और हस्तकला की सुंदरता को कला प्रेमियों तक पहुंचाया। भारत की कलाएं केवल कला वीथिकाओं की शोभा ही नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि हाट बाजारों में भी पूरे वैभव के साथ नजर आती हैं। एक ऐसा ही बाजार है तिलोनिया बाजार, जहां पर राजस्थान की तमाम कलाएं मौजूद हैं, परिधानों में हैं, लकड़ी के खिलौनों में हैं और दिल्ली की कला प्रेमियों को खूब आकर्षित कर रही हैं। तो आप भी आइए त्रिवेणी कला संगम, जहां चल रहा है ये तिलोनिया बाजार। अपने सहयोगी सनी कालरा के साथ डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। फरवरी का मौसम अपने साथ कई नए एहसास लेकर आता है। एहसास नए फूलों के खिलने का, एहसास मौसम में गर्माहट घुलने का। इस वक्त प्रकृति मुस्कुरा उठती है। बसंत पंचमी के बाद कलाकार माँ सरस्वती की आराधना करते हैं और उसके बाद कला और कलाकारों का संसार एक नई ऊर्जा के साथ भर जाता है। तो आइए देख लेते हैं इस हफ्ते कला और कलाकारों की दुनिया से कौन सी कहानियां आ रही हैं आपको प्रेरित करने के लिए। विविधताओं का देश भारत अपनी विभिन्न संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। भारत में गीत, संगीत, नृत्य, नाटक कला, लोक परंपराओं, कला प्रदर्शन, धार्मिक संस्कारों एवं अनुष्ठानों, चित्रकारी एवं लेखन के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है, जो मानवता की सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा ही सुंदर संगीत को समर्पित कार्यक्रम द लेगेसी सीरीज आयोजित किया गया दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में। देखिए, जो हमारी परंपरागत कलाएं हैं, संगीत है या नृत्य है, उसमें ये घरानों का या फैमिली का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो नेचुरली ही उसमें आ जाते हैं और ये संस्कृति के वातावरण को, संगीत के वातावरण को एनरिच और कंटिन्यू करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और वो दिखता नहीं है लोगों को। KNM ऑफ आर्ट की कोशिश है कि अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। वाकई इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आम इंसान को अपनी जड़ों से जोड़ने में सेतु का काम करते हैं। अभी तक वो क्लासिकल का जो कनेक्शन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हम अभी भी अपने गुरु से मतलब हम उस चीज़ की शिक्षा हम लेते हैं, ठीक है, और फिर हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे कि वो चीज़ कहीं डाई डाउन ना हो। हमारी कलाओं में, हमारी संस्कृति में जो संगीत का स्थान है, खासतौर से अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले भी और आज भी शास्त्रीय संगीत अपना स्थान बनाए हुए हैं और आज भी लोग शास्त्रीय संगीत को बेहद पसंद करते हैं और इसीलिए ये कार्यक्रम लोगों को मन का सुकून देते हैं और लोग खींचे चले आते हैं इस तरह के कार्यक्रम में। इस प्रोग्राम के जरिए मुदगल घराने का संगीत के लिए जो योगदान रहा है उसे एक प्रदर्शनी द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही नृत्य में हाथों से जिन भावों को प्रस्तुत किया जाता है उनको रंगों के जरिए प्रदर्शित करने के लिए एक आर्ट गैलरी का भी आयोजन किया गया था, जिसमें खास बात ये थी कि कला प्रेमियों को रंग देकर उनको इन मुद्राओं के बारे में जानकारी मिल रही थी। इंडिया को एक कल्चरल हब की तरह दिखाएं और उसी को लेके हम
जो हमारा किरण नाडा म्यूजियम ऑफ आर्ट है उसमें विजुअल आर्ट के साथ साथ परफॉर्मिंग आर्ट को भी हम इंट्रोड्यूस हमने किया है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट जॉनर के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये एक हमारे यहाँ एक पहल है कि हम परफॉर्मिंग आर्ट को भी एक प्लेटफॉर्म दें और उसको आगे लेके जाएं। कहते हैं संगीत को सिर्फ महसूस किया जा सकता है और इस बात को सही साबित कर दिया एक दिव्यांग कला प्रेमी ने जो देख नहीं सकते। संगीत के जितना संगीत है सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। अगर शास्त्रीय संगीत नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो कभी कभी जब चुपचाप हो जाता हूँ तो शास्त्रीय संगीत लेके बैठ जाता हूँ, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वक्त चाहे कितना ही बदल जाए, हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन अपनी परंपरा जिसमें संगीत का एक अलग स्थान है, उसे अपने से हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि संगीत हमें उस दुनिया की सैर कराता है जहां कुछ पल हम ठहरना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, कुछ पल सुकून के चाहते हैं। अगर इस संसार की कल्पना किसी अद्भुत किताब के साथ की जाए तो हमारे देश की कहानियां इस किताब का सबसे दिलचस्प और सुंदर अध्याय है और जनजातीय संस्कृतियों की बोली उस अध्याय को और दिलचस्प बना देती है। इसी जनजातीय संस्कृति के रंग उभर कर पूरे गौरव और वैभव के साथ नजर आ रहे हैं आदि महोत्सव 2024 में, जो लगा है दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 18 फरवरी तक। आप भी इस उत्सव का हिस्सा बनिए और हमारे कलाकारों को, कारीगरों को बढ़ावा दीजिए। फिलहाल आज रंग तरंग में इतना ही, लेकिन इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते कला, संस्कृति, संगीत और साहित्य की दुनिया से नायाब कहानियां लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। मेरी टीम को और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।